बता दूं कि पेड़ से फल गिरा तो फल और पेड़ बीच में अलग हो गए, है ना। जब तक पेड़ पर फल लगा हुआ है तो पेड़ और फल साथ साथ है, दोनों साथ साथ, तब तक का वो करण कारक है। लेकिन जब फल टूट कर नीचे गिर गया, वो अलग हो गया, तो वो अपादान से, चिन्ह दोनों में से आ रहा है लेकिन अलग होना और द्वारा। ये क्लियर हो गई ना बात? yes, मैं बात कर रही थी तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं, है ना। अभी आपने बताया कि कौन कौन से भेद भी बताए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि तत्पुरुष समास में मुख्य किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो मुख्य होते हैं कारक, कारक के चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, जबकि कारक 7 होते हैं और 8वां संबोधन होता है ना। लेकिन यहाँ पर बात संस्कृत की या हिंदी की नहीं है, संबोधन जो है वो कारकों में शामिल नहीं होता, संबोधन का नाम अलग से लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर मेन क्या है कि 7 कारक होने के बावजूद तत्पुरुष समास में 6 कारक प्रयोग में आते हैं। तत्पुरुष समास में 6 कारक प्रयोग में लाते हैं, तो कौन सा नहीं होता, कौन सा कारक प्रयोग में नहीं लाया जाता, कोई बताएगा? कर्ता कारक, कर्ता कारक इसमें प्रयोग में नहीं होता। इसको छोड़कर बाकी यानी दूसरे नंबर से कर्ता कारक का जो क्रम होता है वो वही रहता, वो नहीं बदलता कभी भी। और कर्ता कारक के अनुसार ही संस्कृत की विभक्तियां भी होती है ना। तो विभक्तियां और संस्कृत और कारक के भेद, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इस तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास में कर्ता कारक प्रयोग में नहीं आता। तो कहाँ से शुरू करते हैं? दूसरे कारक, दूसरे नंबर पर होता है, दूसरे नंबर पर होता है कर्म कारक, है ना। कर्म कारक से यहाँ पे शुरू होता है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये कारक उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कर्ता कारक नहीं आता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? आपके पास नोट भी करके जाओ, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगी भी बाद में। अब बात आती है कि ये कारक के चिन्ह हम कैसे पहचाने, है ना। कोई बच्चा इसका उदाहरण दे तत्पुरुष समास का। जैसे मैं आपको बताऊं, राजपुरुष, आपने कुछ और ग्रह, राजग्रह, ओके। ये यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ, राजग्रह, है ना। राजग्रह को अगर हम विग्रह करते हैं, एक बात और इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ये शब्द है ये क्या कहलाता है समास में। समास का ये कौन सा रूप कहलाता है? ये जो शब्द जुड़े हुए होते हैं विग्रह करने से पहले, शब्द क्या कहलाता है? समास। इसको ही तो समास बोलते हैं, दो शब्दों के जोड़ को समस्त पद बोलते हैं। समास जो होता है, जो ये रूप होता है, उसको हम समस्त पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं। ठीक है, अब समस्त पद को जब हम विग्रह करेंगे तब क्या करेंगे? इनके बीच में जो कारक छिपा हुआ है उसको हम निकालकर बाहर रख देंगे। इसका विग्रह रूप क्या बोला, क्या होगा? कोई बताए इसका विग्रह रूप क्या होगा? ये संस्कृत क्लास नहीं है, ये हिंदी की है। राजस्य ग्रह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो राजा का ग्रह या फिर घर, राजा का घर,
अब यहाँ से क्या, इसमें से कौन सा चिन्ह बाहर आया? का चिन्ह, ये कारक का चिन्ह है ना? का कारक का चिन्ह है। तो का, के, की या रा, रे, री, ये कौन से कारक में आता है? कारक चिन्ह तो बेटे रटे हुए होने चाहिए। का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह होते हैं संबंध कारक के। ये याद रखो बेटा, शब्द जब का लगाते हैं तो उसका भाई, उसका पुत्र, उसका पिता, का के की आता है ना, या फिर मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी बहन, रारेरी या फिर काके की, ये चिन्ह होते हैं संबंध कारक के। ये लिखते जाते ना बेटा। ओके, तो यहाँ पर का छुपा हुआ है, इसका मतलब अगर हम इसका नाम ढूंढना चाहें कि ये कौन सा तत्पुरुष, ये तो हमें पता चल गया तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि इसमें कारक संबंध कारक। और एक बात और क्लियर कर दो बेटा कि अगर आपने पहचान लिया कि ये तत्पुरुष है, कोई ना कोई कारक छिपा हुआ है, कारक चिन्ह है, और अगर आपने इसके प्रश्न के उत्तर में तत्पुरुष समास लिख दिया तो आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछा गया है, कभी कभी पूछ देते हैं कि इसमें कौन सा कारक है, तब आप संबंध कारक बताएंगे। और अगर नहीं पूछा गया, सिर्फ समास का नाम पूछा है, तब आप तत्पुरुष समास बताएंगे। वो आप संबंध तत्पुरुष नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलत भी हो सकता है ना। अगर कंफर्म है तब आप तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष लिखेंगे, नहीं लिखना तत्पुरुष समास खाली लिखेंगे, तब भी आपका आंसर पूरा होगा, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन प्रश्न अगर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कारक है तो कौन सा कारक है। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं। जेब खर्च, इसका विग्रह कैसे करेंगे? जेब खर्च का विग्रह क्या होगा? हम जेब को खर्च करना, जेब को खर्च करते हुए, जेब के लिए खर्च, जेब के लिए, जेब में रखने के लिए ना, जेब खर्च यानी कि जो पॉकेट में आज के दिन के लिए खर्च या महीने भर का खर्चा लेते हैं, तो आप जेब खर्च बोलते हैं ना, पॉकेट मनी। तो पॉकेट के लिए, पॉकेट में रखने लायक मनी, तो जेब के लिए इसका जो विग्रह होगा वो होगा जेब के लिए खर्च। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जेब को अलग कर दिया और खर्च को अलग कर दिया, बीच में ये बचा के लिए कारक चिन्ह है, ये हमें पता है। और अगर आपको कारक का नाम नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन के लिए के कारण हमें ये पता चल गया कि तत्पुरुष है, इट्स ओके, तत्पुरुष, ठीक है। लेकिन के लिए है, आपको पता होना चाहिए, इसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जेब के लिए खर्च है, इसमें कौन सा तत्पुरुष, तत्पुरुष भी लिखा है लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है, तब आप लिखेंगे यहाँ पे संप्रदान। संप्रदान के लिए आता है ना, पहली बात तो बेटे आप लोग ना इसे रट लो, कर्ता ने कर्म को, अपादान से, लेकिन अलग होना, करण कारण और अपादान दोनों से होता है, दोनों का चिन्ह, लेकिन करण के द्वारा और अपादान से अलग होना। अलग होना यानी अलग किसी चीज को छोड़कर। एक चीज बेटे मैं बहुत ही क्लियर आपको एक चीज समझा दूं कि करण कारक का मतलब होता है, जैसे आप साइकिल से स्कूल आते हैं या कोई बच्चा बस से स्कूल आता है, तो बस और साइकिल आपके साथ साथ चल रही है, यानी हम साधन को अपने साथ लेके जाते हैं। जिस साधन को हम अपने साथ साथ लेके जा रहे हैं, जैसे आप पेन से लिख रहे हो,
कलम से लिखना तो कलम के द्वारा, कलम जब तक आप लिख रहे हो ये कलम आपके साथ है, आपके हाथ है। तो जिस साधन को अपने साथ लेकर जा रहे हैं वो करण कारक। और छुट्टी हो गई, आप घर तब आप स्कूल में थे तो स्कूल और आप दोनों साथ साथ थे, दोनों साधन साथ साथ थे, तब तक आप स्कूल के माध्यम से पढ़ रहे थे, तब तक आप करण कारक में थे। जब आप स्कूल छोड़कर घर जाएंगे, स्कूल वहीं रहेगा, तो स्कूल से अलग होकर जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वहां पर अपादान। क्लियर है? ठीक है बेटा, पीछे बच्चे। यानी कि और सबसे आसान एक उदाहरण आपको बता दूं कि पेड़ से फल गिरा तो फल और पेड़ बीच में अलग हो गए, है ना। जब तक पेड़ पर फल लगा हुआ है तो पेड़ और फल साथ साथ है, दोनों साथ साथ, तब तक का वो करण कारक है। लेकिन जब फल टूट कर नीचे गिर गया, वो अलग हो गया, तो वो अपादान से। चिन्ह दोनों में से आ रहा है लेकिन अलग होना और द्वारा। ये क्लियर हो गई ना बात? यस मैम। अब यहाँ पर देखिए कि ये के लिए खर्च, ये हो गया कौन सा? संप्रदान। संप्रदान कारक, ठीक है। अब आप बाकी अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे लगता है सबके चेहरों से मुझे समझ आ रहा है कि आप सबको समझ में आ चुका है। और अगर अभी तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा, खड़े होकर बताओ, पूछ लो। संप्रदान हो गया, काव्य की भी संबंध कारक हो गया, और जैसे देशभक्ति या पथ भ्रष्ट समझ लो, पथ भ्रष्ट। एक उदाहरण हमने लिया पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट को विग्रह करो। भ्रष्ट यानी पथ से अलग हो गया, पथ से भटक जाना। और एक छोटी सी टिप और दे दूं बेटा कि कोई शब्द आपको मिला हुआ है एग्जाम में, ये पेपर में आया हुआ, समझ लो पथ भ्रष्ट। आप इसको अलग करना तो आसान होता है, लेकिन विग्रह रूप अगर आया है तो उसको समस्त पद में बदलना, ये बहुत सारे बच्चे समस्त पद ही नहीं समझते पहली बात तो, क्योंकि समस्त पद का प्रयोग ही नहीं होता शब्द में। अब कभी भूलोगे नहीं ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्योंकि मुझे भी तब समझ आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैं खुद पढ़ती थी मुझे पता है कि समस्त पद होता भी है, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया। इसलिए मैं अपने वीकनेस आपको बताना चाह रही हूँ कि जो मुझे उस समय समझ नहीं आया था वो मैं आपको बताऊँ, ताकि आप स्टूडेंट लाइफ में ही सीख लें। ठीक है, तो पथ ये लिखा होता और आपको कहा जाता, प्रश्न आता है कि इसका समस्त पद क्या होगा। तब अभी तो हमें पता है सामने लिखा है, लेकिन ये ना लिखा होता तब ये छोटी सी एक आपको टिप बता रही हूँ, चाहे कोई भी अनजाना शब्द आ जाए तो जो पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द इसको आप ऐड कर लो, बीच में जो है उसको डालो, ये समस्त पद हो गया। कोई भी शब्द हो, क्यों नहीं? हाँ, क्या बोलो, क्या बोला? हाँ बिल्कुल, वो तो मैं दूंगी, लेकिन पद भ्रष्ट जो है ये हमने यहाँ पर इसका समस्त पद नहीं कर दिया। सबसे आसान तरीका होता है समस्त पद विग्रह को समस्त पद में बदलना। अब जैसे बहुव्रीहि समास ले लो, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी सेम वही होता है। जैसे कि नीलकंठ शब्द ले लिया हमने, नीलकंठ शब्द आ गया, इसको अगर हम बहुव्रीहि में बदले तो विग्रह क्या होगा? नीला है कर्ण, जिसका अर्थात महादेव है ना। तो यहाँ पे
बोलोगे कि मेरी गारंटी, मुझे पता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि षडानन, है ना। षडानन द्विगु समास में भी आता है, कर्मधारय में भी आता है और बहुव्रीहि में भी। ये नीलकंठ भी कर्मधारय में भी आता है, बहुव्रीहि में भी आता है, लेकिन गिनती वाले जिसमें संख्यावाची विशेषण होता है वो द्विगु समास होता है ना। द्विगु का मतलब द्वि यानी दो और गु मतलब गुण, दो यानी कि संख्या वाले गुण जिसमें होते हैं वो द्विगु समास होता है ना। अब सवाल हमारे सामने ये है कि द्विगु समास अगर षडानन में है तो वो कर्मधारय कैसे हो सकता है। षडानन अगर हमारे सामने शब्द है, ना बेटा, षडानन हमने लिख दिया, अब षड का मतलब छह, आनंद मतलब मुख, तो अगर हम इसको ये जो भेद होता है वो विग्रह पर निर्भर करता है, विग्रह जैसा है वैसा ही हम समास का भेद देंगे। तो छह मुख हैं जिसके, अगर हम ये कहें हैं जिसके अर्थात कार्तिकेय, है ना, अर्थात कार्तिकेय अगर कहें ये विग्रह है तो वो बहुव्रीहि होगा, अगर ये विग्रह है तो बहुव्रीहि होगा, ये ठीक है ना, बहुव्रीहि हो गया। और अगर हम कहें छह मुखों का समूह, छह मुखों का समूह, तब द्विगु समास, हाँ जहां समूह की बात आई क्योंकि गिनती मुख्य हो गई इसमें, जहां संख्यावाची गुण होते हैं वहां द्विगु समास होता है, क्लियर है ना। और एक और अच्छी सी बात बता दूं कि जितने भी समास के रूप है ना, जो भेद है, उन शब्दों में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है, उनके शब्दों में ही उसकी परिभाषा छिपी है। द्विगु जैसे द्वि और गुण, द्वि यानी दो, दो यानी संख्या, संख्या वाले गुण, द्विगु समास। अब बहुव्रीहि यानी जिसमें बहुत सारे शब्द हों, जिसमें बहुत सारे शब्द हैं लेकिन सारे शब्द विशेषण होते हैं, उसमें मुख्य कोई भी नहीं होता, मुख्य कहीं और ही होता है। ये सारे शब्द इसकी पहचान होती किसी व्यक्ति की, किसी विशेष की पहचान होते हैं, लेकिन ये सारे शब्द विशेषण होते हैं। और कर्मधारय में जिसने कर्म को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, वही शब्द है लेकिन नीला है जो कंठ, या फिर छह है जो मुख, अगर हम कहें छह है जो मुख, छह है जो मुख। अब यहाँ पे छह और मुख जो है वो विशेषण और विशेष्य का काम कर रहे हैं, है ना। मुख की विशेषता बताया जा रहा है, शब्द बता रहा है छह, तो छह मुख हैं जो, अब यहाँ पे दो चीजें आमने सामने रखी हुई, जैसे नीला कंठ है, एक तरफ हमने नीला शब्द रख दिया और कंठ रख दिया, और कंठ नीला है, नीला कंठ, यानी दोनों चीजें हमारे सामने हैं, उसका विशेषण यानी गुण भी वहीं पे है, विशेषता भी वहीं पे है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो भी वहीं, जब दोनों चीजें साथ हैं तो इसका मतलब वो कर्मधारय, कर्म को उसने धारण किया हुआ है। लेकिन जहां पर विशेषण तो है हमारे सामने लेकिन विशेष्य कहीं और है, वहां पे बहुव्रीहि, क्लियर है ना बेटा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक शब्द में इतने सारे समास के भेद हो सकते हैं तीन, कैसे, बहुव्रीहि हो गया, द्विगु हो गया, और यहाँ पर कर्मधारय। ठीक है, अब ये तो
आप कभी नहीं भूलोगे? भूलोगे? पक्का? तो बताओ क्या रह गया अब? क्या रह गया बस? क्या नाम बेटा आपका? लक्की। अरे वाह, तो लकी हो सबके लिए, पूरी क्लास के लिए, है ना? हाँ, अब सही बात है। तो जब हम किसी से बात कर रहे होते ना, फर्स्ट स्टेप खड़े होने का होता है। और क्योंकि आप इस समय मुख्य हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इस समय मुख्य हो, इसलिए स्टैंड अप होना कंपल्सरी। ओके बेटा, हम बात कर रहे थे, ये 3 हो गए, और कौन सा रह गया? अव्ययभाव समास मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन इसके इन जो अभी मैंने ये बताए हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, इनमें से कोई प्रश्न आपके माइंड में आ रहा है तो पूछ लो बेटा। यस, एनीवन? कुछ नहीं पूछना? पक्का? ठीक, बहुत बढ़िया।